Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic Code of Pharmaceutical Ethics Part 1, which is related to the subject Pharmaceutical Jurisprudence for B.Pharm third year students. In this PowerPoint presentation, I will discuss about some topics like Code of Pharmaceutical Ethics, pharmacist in relation to his job, and pharmacist in relation to his trade. In our next PowerPoint presentation, I will discuss about the remaining topics like pharmacist in relation to his medical profession, pharmacist in relation to his profession, and pharmacist oath. Introduction. First point, law. Laws are the set of rules and regulation to conduct of human individual in society. Laws are mandatory. लॉज ऐसे सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू सेट किया जाता है जो भी ह्यूमन इंडिविजुअल सोसाइटी में रहते हैं उनके लिए, और लॉज जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, मतलब उनका पालन करना अनिवार्य होता है. सेकेंड है एथिक्स. Ethics are moral principles which regulate working of individual in the profession. Ethics are not mandatory provision. Ethics ऐसे moral principles होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की वर्किंग, वो जिस भी प्रोफेशन में होता है उस प्रोफेशन के लिए, और एथिक्स जो होते हैं वो मैंडेटरी नहीं होते, मतलब उनका पालन करना अनिवार्य नहीं होता है. नेक्स्ट है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स. The Code of Ethics framed by the Pharmacy Council of India has been meant to guide the Indian pharmacist as how he should conduct himself in relation to himself, his patrons, and the general public, co-professionals and members of the medical and other health professionals. कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स को फ्रेम किया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और ये बेसिकली गाइड करता है जो भी इंडियन फार्मासिस्ट होता है उसे, कि पर्टिकुलर जो फार्मासिस्ट है उसका रिलेशनशिप उसके खुद के साथ कैसा होना चाहिए, जो भी फार्मासिस्ट है उससे नीचे जो लोग वर्क कर रहे हैं उसके अंडर, उसका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होना चाहिए, जनरल पब्लिक के साथ किस तरीके का होना चाहिए, जो फार्मासिस्ट के को प्रोफेशनल हैं या मेंबर्स हैं चाहे वो मेडिकल या हेल्थ प्रोफेशन में हो, उनके साथ उस फार्मासिस्ट का रिलेशनशिप किस तरीके का होना चाहिए, ये बेसिकली गाइड करता है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स. द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज ए नोबल वन. स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ फार्मेसी आर नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू इंश्योर एन इफिशिएंट फार्मास्यूटिकल सर्विस. जो फार्मेसी प्रोफेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा नोबल वन होता है क्योंकि वो डायरेक्टली हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है. इसमें किसी भी फार्मेसी को अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हम बनाते हैं, क्योंकि फार्मेसी अगर हम कोई भी प्रिपेयर करते हैं तो उसका पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें आना चाहिए, और कोई भी फार्मेसी अगर बनाई जाती है तो पब्लिक डायरेक्टली उसके साथ कोरिलेट होती है. तो पब्लिक को जितनी भी फार्मास्यूटिकल या नेसेसरी जो भी सर्विसेज हैं वो इजीली प्रोवाइड की जाएं, ये किसी भी फार्मेसी का बेसिक रोल होना चाहिए. The essential features of the Code of Pharmaceutical Ethics formulated by the Pharmacy Council of India are as follows. जो essential features होते हैं Code of Pharmaceutical Ethics के, जिसको कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर किया था, उसे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब. फार्मासिस्ट का रिलेशनशिप उसकी जॉब के प्रति किस तरीके का होना चाहिए. इसमें ए पॉइंट है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस. A pharmacy should provide responsibly comprehensive pharmaceutical services, including supply of commonly required medicines without undue delay, and should be willingly to finish emergency supplies at all time. कोई भी फार्मेसी होती है उसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ कॉमनली रिक्वायर्ड मेडिसिन, उसको वो विदाउट डिले किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी पेशेंट के पास प्रोवाइड करे, और जो भी इमरजेंसी सप्लाई होती है उसे वो एट द टाइम फिनिश करे. बी पॉइंट है कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी. द कंडीशंस इन ए फार्मेसी शुड बी सच दैट रिस्क और एरर ऑफ एक्सीडेंटल कंटामिनेशन इन द प्रिपरेशन, dispensing and supply of medicines are avoided.
कंडक्ट ऑफ फार्मेसी से मतलब है कि कोई भी फार्मेसी जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी हम कोई भी फार्मेसी प्रिपेयर करते हैं तो सबसे फर्स्ट और मेजर पॉइंट होता है कि हमको किसी भी तरीके के एक्सीडेंटल कंटामिनेशन के प्रिपरेशन में उसके एरर या रिस्क का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रिपरेशंस को इस तरीके से सेट करके रखें कि उसमें एक्सीडेंटल कंटामिनेशन ना हो पाए। और जो भी मेडिसिन्स होती हैं उनकी सप्लाई और डिस्पेंसिंग को हमको बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि कंटामिनेशन ना हो पाए। The appearance of the premises should reflect the professional character of pharmacy। जो भी फार्मेसी का अपीयरेंस होता है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि फार्मेसी का प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके का है। तो जो भी हमारी फार्मेसी की प्रीमाइसेस होगी उसको हमको बहुत ज़्यादा साफ करके हाइजीनिक कंडीशन में रखना होगा। It should be clear to the public that the practice of pharmacy is carried out in the establishment। जो भी फार्मेसी होता है प्रीमाइसेस वो बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन में होनी चाहिए और वहाँ पे जो भी फार्मेसी की प्रैक्टिस हो रही होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए, एस्टैब्लिश वे में होनी चाहिए। सी पॉइंट है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। When the prescription presented for dispensing, it should be received by the pharmacist without any discussion or comment over it regarding the merits and demerits for its therapeutic efficacy। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट से ये मतलब है कि जब भी किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जब किसी पेशेंट को प्रोवाइड होता है और पेशेंट वो प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को देता है और फार्मासिस्ट को डिस्पेंसिंग करनी होती है मेडिसिन की, तो जो वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेगा तो उस प्रिस्क्रिप्शन में किसी भी तरीके का डिस्कशन या कमेंट वो नहीं करेगा। जो भी मेडिसिन हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होंगी उसमें किसी भी तरीके के मेरिट्स या डीमेरिट्स वो नहीं बताएगा। मतलब मेडिसिन की थेराप्यूटिक इफिकेसी के मेरिट्स या डीमेरिट्स को फार्मासिस्ट को नहीं डिस्कस करना होता है पेशेंट के साथ। पॉइंट है द फार्मासिस्ट शुड नॉट शो एनी एक्सप्रेशन ऑफ अलार्म अपॉन द रेसिप्ट of the prescription, as such things may cause anxiety in patients and may ever shake faith in their physician। जो फार्मासिस्ट होता है जब उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो उसको किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन ऑफ अलार्म नहीं शो करना चाहिए। मतलब किसी भी तरीके के फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं चेंज करने चाहिए प्रिस्क्रिप्शन को देखकर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एंजाइटी कॉज करती हैं पेशेंट में और जो पेशेंट का फेथ होता है उसके फिजिशियन में उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। नेक्स्ट है विदाउट कंसेंट ऑफ प्रिस्क्राइबर फार्मासिस्ट शुड नॉट ऐड, omit or substitute any ingredient or alter composition of prescriptions without the consult of any kind of medical practitioner। जो भी फार्मासिस्ट होता है वो जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं कर सकता है, कोई भी मेडिसिन को ऐड नहीं कर सकता है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं प्रोवाइड कर सकता है विदाउट द डिस्कशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल या फिर फिजिशियन। लास्ट पॉइंट है फार्मासिस्ट मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिस्क्राइबर फॉर रीफिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड शुड एडवाइज पेशेंट अकॉर्डिंगली। जो भी फार्मासिस्ट होता है, जो भी प्रिस्क्राइबर ने या फिजिशियन ने जिस भी तरीके से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया होता है पेशेंट को, उन सारी चीज़ों को, सारे इंस्ट्रक्शन को फार्मासिस्ट फॉलो करता है और वो जब प्रिस्क्रिप्शन से मेडिसिन की डिस्पेंसिंग करता है पेशेंट को तो उसको सारे इंस्ट्रक्शंस बताता है कि कौन सी मेडिसिन उसको किस तरीके से लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग ऑफ ड्रग। फार्मासिस्ट मस्ट ऑलवेज यूज़ ड्रग्स एंड मेडिसिन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो भी फार्मासिस्ट होगा जब वो ड्रग्स की या मेडिसिन की डिस्पेंसिंग करेगा तो हमेशा वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की ही मेडिसिन की डिस्पेंसिंग करेगा। ही शुड नेवर सप्लाई स्पूरियस सब स्टैंडर्ड्स अनएथिकल प्रिपरेशन। फार्मासिस्ट को किसी भी तरीके की स्पूरियस मतलब कि जाली दवाइयाँ या फिर सब स्टैंडर्ड्स मतलब जिसका भी स्टैंडर्ड लो होता है और अनएथिकल प्रिपरेशंस को वो नहीं सप्लाई करेगा। ऑलमोस्ट केयर मस्ट बी टेकन टू डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शंस करेक्टली। जो फार्मासिस्ट होता है वो जब भी प्रिस्क्रिप्शंस के थ्रू मेडिसिन को डिस्पेंस करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा केयर से उसको यूज़ करना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रीड करने के बाद ही मेडिकेशंस को डिस्पेंस करना चाहिए।
लास्ट पॉइंट है एप्रिसिएंट फार्मासिस्ट। एप्रिसिएंट फार्मासिस्ट वो फार्मासिस्ट होता है जो कि फार्मेसी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग appreciate pharmacist should be provided with full facilities so that skilled and dependable pharmacists are produced। एप्रिसेंट फार्मासिस्ट को ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसको फुल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं ताकि जो उसकी स्किल्स हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप हो पाए और एक फुल स्किल्ड वाला जो फार्मासिस्ट है वो हमको आगे जाके मिले। Certificate should not be issued to appreciate pharmacist unless they acquire sufficient skill, techniques and worth। किसी भी एप्रिसिएंट फार्मासिस्ट को मतलब ऐसा फार्मासिस्ट जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है उसको तब तक सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होता है जब तक वो बिल्कुल ही इफ़िशिएंटली सारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लेता है और उसको उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में या उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के बारे में जिसको भी वो हैंडल कर रहा होता है सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं मिल जाती है, उसके बाद ही उसको उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। फार्मासिस्ट का रिलेशनशिप उसके ट्रेड के साथ किस तरीके का होना चाहिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्राइस स्ट्रक्चर। फेयर प्राइस बी चेंज अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स, लेबर एंड स्किल रिक्वायर्ड। Customers should not be undue taxes. However, adequate remuneration be assured considering knowledge, skill, time consumed and responsibility involved। जो भी ड्रग या मेडिसिन हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं उनका जो फेयर प्राइस होता है वो चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन की मेडिसिन की क्वालिटी किस तरीके की है। जो लेबर चार्जेस लगते हैं या जो भी टेक्निकल पर्सन इन्वॉल्व होते हैं मेडिसिन की प्रिपरेशन में उनकी टेक्निकल स्किल्ड किस तरीके की है और कितनी टेक्निकल स्किल्ड रिक्वायर्ड है ड्रग्स या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही जो भी मेडिसिन हैं उनके प्राइस को अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए। जो भी कस्टमर्स होते हैं उनमें मेडिसिन्स जब वो परचेज करते हैं तो किसी भी तरीके के अनड्यू टैक्सेस को नहीं लगाना चाहिए और जो भी एडिक्वेट रिम्यूनेशन होता है मतलब जो भी सैलरी पे की जाती है टेक्निकल स्टाफ को या फिर लेबर स्टाफ को उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज, स्किल और कितना टाइम उसने कंज्यूम किया है ड्रग्स या मेडिसिन की प्रिपरेशन में। सेकेंड पॉइंट है फेयर प्राइस प्रैक्टिस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स यूज टू फेयर मीन्स इन ट्रेड फॉर जनरेटिंग बिजनेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जनरेटिंग बिजनेस उसमें हमको फेयर रहना है। वन शुड नॉट एपिट टू अनफेयर मीन्स लाइक मतलब क्या क्या ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसका मतलब अनफेयर होता है। फर्स्ट है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। जो भी फार्मेसीज होती हैं अगर वो आपस में एक साथ हैं तो उनके बीच में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी फार्मेसी होती है वो बेसिकली उसका एक रोल होता है कि वो एक नोबल कोर्स होता है और वो डायरेक्टली हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसमें पेशेंट की रिक्वायरमेंट को सबसे पहले देखना चाहिए, आपस में कंपटीशन नहीं करना चाहिए। सेकंड है एलरिंग कस्टमर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट एंड प्राइजेस। जो भी फार्मेसी है वो किसी भी तरीके से कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गिफ्ट और प्राइजेस दे के या अलग अलग तरीके की मेडिसिन में डिस्काउंट दे के। नेक्स्ट है चार्जिंग लोअर प्राइस देन द रिस्पॉन्सिबल प्राइस चार्ज भी फॉलोड फार्मासिस्ट। जितना पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए जो प्राइस है वो शो किया गया है उससे लोअर प्राइस वो नहीं चार्ज कर सकती है। मतलब मेडिसिन में जितना भी रिस्पॉन्सिबल प्राइस होता है उतना ही प्राइस कोई भी फार्मेसी या कोई भी फार्मासिस्ट चार्ज कर सकता है। थर्ड पॉइंट है परचेज ऑफ ड्रग। ड्रग्स शुड ऑलवेज बी परचेज फ्रॉम जेन्युइन एंड रेप्यूटेड सोर्सेज। ड्रग्स को हमेशा ही जेन्युइन और रेप्यूटेड सोर्सेज से ही परचेज करना चाहिए। फार्मेसी शुड नॉट ऐड और एबिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चर प्रोसेसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ स्पूरियस और सब स्टैंडर्ड ड्रग। जो फार्मासिस्ट होता है वो किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को ड्रग्स में ऐड नहीं कर सकता है और ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में डिस्ट्रीब्यूशन सेल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके के स्पूरियस या सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को वो नहीं दे सकता है किसी भी पेशेंट को। फोर्थ पॉइंट है हॉकिंग ऑफ ड्रग एंड सेल्फ सर्विस।
हॉकिंग ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड। ड्रग और मेडिसिन की हॉकिंग को इनकरेज नहीं किया जाता है। हॉकिंग का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन को एक पर्टिकुलर प्लेस पे कलेक्ट करके उसकी सेलिंग नहीं की जाती है। सेल्फ सर्विस शुड नॉट बी अलाउड। जो ड्रग या मेडिसिन की सेल्फ सर्विस होती है वो भी अलाउड नहीं है, as this may lead to self medication and distribution of drug without expert supervision। विदाउट एक्सपर्ट सुपरविजन के कोई भी पर्सन ड्रग या मेडिसिन की परचेज नहीं कर सकता है किसी भी फार्मेसी शॉप से। लास्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट एंड डिस्प्ले। Pharmacists should not make any claim and appeals about any medicine or medical equipment by improper, unethical, misleading advertisement और display। जो भी फार्मासिस्ट होते हैं वो किसी भी तरीके का क्लेम या अपील नहीं कर सकते हैं किसी भी मेडिसिन के लिए या फिर किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट के लिए किसी भी तरीके की इनप्रॉपर, अनइथिकल, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या फिर डिस्प्ले के थ्रू। फार्मासिस्ट शुड नेवर ऑफर द फॉलोइंग थ्रू एनी एडवर्टीजमेंट। जो फार्मासिस्ट होते हैं उन्हें अपनी फार्मेसी शॉप की रनिंग करनी है, उन्हें ड्रग या मेडिसिन को सेल करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए वो कभी भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू इस तरीके के ऑफर्स को नहीं शो कर सकते हैं। लाइक एनी प्राइज और स्कीम और कंपटीशन, किसी भी तरीके की प्राइस या स्कीम नहीं शो कर सकते हैं। गारंटी फॉर थेराप्यूटिक इफिकेसी, जो भी मेडिसिन या ड्रग वो सेल कर रहे हैं उसकी थेराप्यूटिक इफिकेसी की गारंटी का एडवर्टीजमेंट वो नहीं दे सकते हैं। रिफंड ऑफ मनी पेड, और अगर कोई भी ड्रग या कोई भी जो प्रिपरेशन है जिसकी वो सेलिंग कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर थेराप्यूटिक इफिकेसी नहीं देती है तो उस केस में रिफंड या फिर वापस से मनी पेड की जो एडवर्टीजमेंट होती है, ये सारी चीज़ें कोई भी फार्मासिस्ट नहीं कर सकता है। दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।